नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की। लखीमपुर खीरी जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है हैदराबाद, और हैदराबाद थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सरकारगढ़। और इसी सरकारगढ़ गांव में एक शराफत खां नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। शराफत खां के साथ उनके परिवार में उनकी पत्नी एवं 6 बेटे और 3 बेटियां रहते थे। और ये यहीं गांव में ही जो है खेती किसानी का काम करते थे, और उसी से जो कमाई होती थी उसी कमाई से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। तो शराफत खां के जो 6 बेटे थे उनमें से 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बेटे का नाम शब्बन और दूसरे बेटे का नाम चमन। तो शब्बन और चमन शादी के कुछ दिन के बाद जो है इंडिया छोड़कर सऊदी चले गए थे कमाई के सिलसिले में। वहीं रहते थे, वहीं अपना कमाते थे, और जो पैसा मिलता था उसमें से अपना जो खाना पीना होता है, गुजर बसर होता है, उसको काट कर बाकी पैसा गांव में अपने पिता शराफत खां को भेज देते थे। और शराफत खां के जो बाकी 4 बेटे थे यहीं गांव में ही उन्हीं के साथ खेती किसानी करते थे, और बाकी समय जो बचता था वहीं खेतों में ही दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी मेहनत करके जो है कमा के लाते थे। वो भी अपने पिता शराफत खां को देते थे, और शराफत खां घर के मुखिया थे, वही पूरा घर का परिवार का मैनेजमेंट करते थे। शराफत खां की जो 3 बेटियां थी उनमें से 2 बड़ी बेटी जो थी उनकी भी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन तीसरी बेटी जो 6 बेटा और 3 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी थी, नाम था उसका साबिया खातून। साबिया की शादी नहीं हुई थी। साबिया जो थी ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उम्र करीब 20 साल के आसपास में थी इसकी। जो वहीं लखीमपुर खीरी का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है गोला गोकरणनाथ। और गोला गोकरणनाथ एक कस्बा भी है, और इसी गोला गोकरणनाथ कस्बे के एक कॉलेज में जो है बीए की स्टूडेंट थी। रोजाना सुबह कॉलेज के समय घर से निकलती थी, कॉलेज पहुंचती थी, वहां कॉलेज अटेंड करती थी, और फिर जब छुट्टी होती थी तो सीधा अपने गांव आती थी। इसी प्रकार का इसका रूटीन चल रहा था। तो जो शराफत खां थे, इनका जो बड़ा बेटा था शब्बन, शब्बन की शादी वहीं गोला गोकरणनाथ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बहारगंज। और बहारगंज गांव में एक लड्डन खां नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। परिवार में लड्डन खां की पत्नी रजिया और इनके 3 बेटे और 2 बेटी। तो लड्डन खां के जो 2 बेटियां थी उनमें से एक बेटी की शादी यहाँ सरकारगढ़ के जो शराफत खां थे, इनका जो बड़ा बेटा था शब्बन, शब्बन के साथ में जो है इन्होंने किया था कुछ साल पहले। तो ये जो लड्डन खां थे, इनके जो 3 बेटे थे उनमें से एक बेटे का नाम था राजू। तो लड्डन खां और शराफत खां ये दोनों समधी थे, इनकी रिश्तेदारी नातेदारी थी। और जो लड्डन खां थे, इनकी बेटी जो है शराफत खां के बड़े बेटे शब्बन को ब्याही थी, तो वो अपने ससुराल में रहती थी। तो जो लड्डन का बेटा था राजू, ये कंटिन्यू समय समय पे जो है अपने बहन से मिलने के लिए यहाँ शराफत खां के यहाँ सरकारगढ़ गांव आया जाया करता था। तो जब भी आता था तो जैसे बताया कि जो शराफत खां की छोटी बेटी थी साबिया खातून, ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। तो राजू जब भी अपने बहन से मिलने सरकारगढ़ पहुंचता था, यानी शब्बन के यहाँ पहुंचता था, तो इसकी नजर जो साबिया थी उसी पे टिकी रहती थी, और मन ही मन वो साबिया को चाहने लगा था। और जो साबिया थी यह भी राजू को देखती थी, और राजू के जो इरादे थे वो मन ही मन वो भांप रही थी, पहचान रही थी। लेकिन कुछ दिन के बाद में जो साबिया थी इसका झुकाव भी राजू के पक्ष में हो जाता है, राजू के तरफ में हो जाता है, क्योंकि राजू भी दिखने में बेहद स्मार्ट था, हैंडसम था। अब दोनों जब एक दूसरे को चाहने लगते हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ मन मिल जाता है। तो जैसे बताया आपको कि जो साबिया थी वो गोला गोकरणनाथ के एक कॉलेज में जो है पढ़ाई करने रोज जाती थी, सुबह जाती थी, शाम को आती थी। तो पहले क्या था, गांव से जब निकलती थी तो सीधा मुख्य मार्ग पर आती थी, और वहां से सार्वजनिक वाहन पकड़ के गोला गोकरणनाथ कस्बे पहुंचती थी, वहां कॉलेज अटेंड करती थी, और उसके बाद वहीं से टैक्सी पकड़ती थी और आगे अपने गांव के पास में मुख्य मार्ग पे उतर जाती थी और अपने घर चली आती थी।
यही उसका रूटीन था। लेकिन साबिया और राजू का जब मन मिल जाता है, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, उसके बाद में जो राजू होता है ये साबिया के गांव के पास में आ जाता है, गांव के बाहर एक जगह सुनिश्चित कर देता है, वहीं आके साबिया के कॉलेज समय पर वहीं खड़ा हो जाता है और उसके बाद साबिया को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के सीधा कॉलेज लेके जाता है, वहां छोड़ता है। शाम को साबिया के कॉलेज में जब छुट्टी होती है तो उसे मोटरसाइकिल पे बैठा के लाके उसके गांव के करीब छोड़कर, यानी गांव के बाहर ही छोड़कर, और वापस फिर अपने घर चला जाता है। अब इसी प्रकार से जो राजू था इसका रूटीन बन गया। अब प्रतिदिन वो सुबह यहीं आ जाता था साबिया के गांव के पास में और साबिया को बैठा के सीधा कॉलेज छोड़ता, कॉलेज से फिर जो है इसके गांव के पास में लाके छोड़ता और उसके बाद वापस अपने घर चला जाता। और इसी प्रकार से समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे साबिया और राजू दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। एक दिन की बात है, शाम को जब साबिया का कॉलेज छोड़ता है और राजू मोटरसाइकिल पर बैठा के उसे घर छोड़ने ला रहा था, तो वहीं जो गोला गोकर्णनाथ कस्बा है वहां से कुछ ही आगे बढ़ता है तो वहां पर एक बगीचा होता है रोड के किनारे। उसी बगीचे में जाता है और मोटरसाइकिल खड़ी करता है। साबिया और राजू दोनों मोटरसाइकिल से उतरते हैं और उसके बाद में जो राजू होता है वो साबिया को लेके जाता है, एक जगह पर बैठ जाता है और दोनों जब बैठ जाते हैं उसके बाद साबिया राजू से पूछती है कि राजू क्या बात है, क्यों यहाँ लेके आए हो मुझे। तो जो राजू होता है ये साबिया की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, साबिया इतना दिन से हम दोनों साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं, बस नॉर्मल ही बातचीत होती रहती है। आज मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं और मैं चाहता हूं इसे तुम एक्सेप्ट कर लो। तो साबिया कहती है, कौन सा गिफ्ट लेके आए हो, दिखाओ, दो देखती हूं मैं क्या है। तो वो एक डिब्बा पकड़ा देता है और डिब्बा देता है तो वो जो गिफ्ट का रेफर होता है, रेफर से बंधा हुआ होता है। अब जो साबिया होती है रेफर खोलती है, उसमें एक डिब्बा होता है, डिब्बे को खोलती है तो देखती है उसमें चांदी का एक रिंग होता है और उस रिंग में दो दिल बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और उस पर कुछ नग जैसा रखा होता है जो हीरे के जैसा चमक मारता है। अब साबिया जब इस रिंग को देखती है तो वो मुस्कुराती है, वो बड़े ही प्यार से राजू की ओर देखती है और उसके बाद में राजू साबिया से पूछता है कि साबिया मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो साबिया मुस्कुराकर बोलती है कि अच्छा लगा। फिर राजू साबिया से कहता है, गिफ्ट अच्छा लगा, मैं कैसा लगा तुम्हें। तो साबिया शर्मा जाती है और नीचे मुंडी कर लेती है, कुछ बोलती नहीं है। तो जो राजू होता है वो फिर से एक बार साबिया को कुरेदता है, वो उसके मुंह से कुछ सुनना चाहता है। अब जब फिर से वो कुरेदता है तो साबिया मुस्कुराते हुए राजू से कहती है कि आप भी मुझे अच्छे लगते हो। और उसके बाद में जो राजू होता है ये वहीं बगीचे में साबिया को जो है प्रपोज कर देता है और साबिया राजू के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उसी दिन से दोनों के बीच में जो मोहब्बत का सिलसिला होता है ये कंटिन्यू शुरू हो जाता है। और फिर रोज जो है सुबह के समय जैसा राजू साबिया के गांव के पास उसके कॉलेज के समय पे जाता था, मोटरसाइकिल पर बैठा के लाता था, कॉलेज छोड़ता था और फिर शाम को ले जाता था उसके गांव के पास में, छोड़कर वापस आता था। ऐसा रूटीन उसका था। लेकिन अब जब शाम के समय कॉलेज से साबिया छूटती है और मोटरसाइकिल पर बैठा के जो राजू होता है उसको गांव की ओर ले जाता है तो रास्ते में कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करके और साबिया और राजू ये दोनों साथ में जाते हैं और वहां जो उनको करना होता है करते हैं और उसके बाद में फिर जो राजू होता है मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके जाता है साबिया को, उसके गांव के पास में छोड़कर रिटर्न चला आता है। अब इस प्रकार का शेड्यूल इनका दोनों का जो है कंटिन्यू आगे बढ़ने लगता है। अब इसी प्रकार से करीब करीब 1 महीना 1.5 महीना बीत जाता है। उसके बाद में जो कपल्स होते हैं यानी प्रेमी प्रेम का होते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना भी समय एक दूसरे के साथ बिता लें फिर भी इनको कम ही लगता है। एक दिन राजू साबिया से कहता है कि साबिया जितना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उतना समय तुम मुझको नहीं देती हो, कुछ और समय मुझे चाहिए। तो साबिया कहती है राजू से कि राजू मैं क्या करूं, घर वाले हैं वो हमारा इंतजार करते रहते हैं, अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर मुझसे पूछने लगेंगे कि इतना समय कहाँ लग जाता है, कहाँ रुक जाती हो, क्या करने लगती हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी
और फिर हम दोनों के बीच का जो रिलेशन है इसकी जानकारी हो जाएगी तो मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे और मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगी। तो जो राजू होता है साबिया से कहता है कि साबिया, हम दोनों मोहब्बत करते हैं और इसकी जानकारी एक ना एक दिन घर वालों को जरूर हो जाएगी, तो फिर होती है तो हो ही जाने दो। तो साबिया कहती है कि राजू, हो जाएगी तब हो जाएगी, लेकिन अभी शुरुआती दौर है, कुछ दिन इसको छुपा के रखते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये साबिया जो है राजू से कहती है। अब राजू जो होता है साबिया का जवाब जब सुनता है तो निराश हो जाता है और बड़े ही मासूमियत से साबिया की तरफ देखने लगता है। और साबिया जब राजू को देखती है और उसकी मासूमियत को देखती है, इतना ज्यादा द्रवित हो जाती है कि साबिया राजू से कहती है कि ऐसा है राजू कि मिलकर ज्यादा समय तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मेरा नंबर तो तुम्हारे पास में है ही। ऐसा करते हैं कि रोजाना रात के समय जब हम फ्री हो जाएंगे, जो परिवार के लोग हैं, अब्बू हैं, अम्मी हैं, भाई हैं, ये सब खाना पीना खा के अपने बिस्तर पे चले जाएंगे, सो जाएंगे। और उसके बाद में जब मैं फ्री हो जाऊंगी, निश्चिंत हो जाऊंगी, फिर अपने कमरे में जाकर मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी और फिर मुझे तुम कॉल कर लेना। फिर पूरी रात फ्री रहेगी, जितना तुमको मुझसे बात करना है उतना बात कर लिया करना। अब साबिया ये बात जब राजू से कहती है तो राजू साबिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है साबिया, हम फोन पे बात करेंगे। तो जो साबिया होती है फिर से राजू से कहती है, लेकिन एक शर्त है। राजू कहता है, क्या? कहती है कि रात को जब मैं मिस कॉल दूंगी उसके बाद ही तुम कॉल करना मुझे, पहले कॉल मत करना। नहीं हो सकता है मैं कहीं अब्बू के पास रहूं, अम्मी के पास मैं रहूं या किसी परिवार के सदस्य के पास में रहूं, उसी समय तुम कॉल कर दो तो फिर पकड़े जाने का डर रहेगा। फिर हम दोनों का जो मुलाकात है इसमें बाधा उत्पन्न होने लगेगी, या तो फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, कॉलेज आना जाना बंद हो जाएगा। तो जो राजू होता है ये साबिया की शर्त को जो है मंजूर कर लेता है और उसके बाद उसी दिन से साबिया और राजू के बीच में फोन पर रात के समय लंबे लंबे समय तक जो है बातचीत होने लगती है। अब ये बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तो जैसे जैसे इन दोनों के बात का सिलसिला आगे बढ़ता है वैसे वैसे इन दोनों के बीच का जो प्रेम होता है ये प्रेम और भी बढ़ता चला जाता है और फिर दोनों दो जिस्म एक जान बनते चले जाते हैं। एक रात की बात है, साबिया अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और ऊपर से चद्दर ओढ़े थी और चद्दर के नीचे फोन पे जो है राजू के साथ में बातचीत कर रही थी। और पूरे घर के जो परिवार के लोग होते हैं वो सोए हुए रहते हैं, लेकिन उसी समय जो साबिया के अब्बू होते हैं शराफत खां, इनकी नींद खुल जाती है। लघुशंका जाने के लिए जो है बिस्तर से उठते हैं और उठकर जब आगे बढ़ते हैं तो अचानक उनको साबिया के कमरे से दबी जुबान में बात करने की आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद वो साबिया के कमरे के दरवाजे के पास में जाते हैं। वहां से गौर से जब सुनते हैं, कान लगा के दरवाजे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि साबिया किसी से बात कर रही है। और उसके बाद में वो दरवाजे को धक्का देते हैं। धक्का देते ही दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा साबिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। और साबिया के बिस्तर के पास जिस तरफ उसका सिर होता है उस तरफ चुपके से जाके खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और कान लगा के सुनने लगते हैं, क्योंकि जो साबिया थी वो चद्दर ओढ़े हुई थी और राजू के साथ बातचीत में इतना ज्यादा मशगूल थी कि उसके कमरे में कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये उसको भान ही नहीं होता है, पता ही नहीं चल पाता है। अब वो कान लगा के जब सुनने लगते हैं तो साबिया किसी के साथ में जो है बात कर रही है और मुस्कुरा रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है। ये शराफत खां यानी साबिया के अब्बू सुनते हैं। अब वो सुनते तो कम है लेकिन समझते ज्यादा हैं। तो उसके बाद एकाएक जो शराफत खां होते हैं साबिया के अब्बू, ये उसका चद्दर खींच देते हैं और तेजी से दहाड़ते हैं और कहते हैं साबिया से कि कौन है, किससे तुम बात कर रही हो। तो साबिया सपका के तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद जो शराफत खां होते हैं साबिया के अब्बू, ये उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और डांटने लगते हैं और पूछते हैं कि किससे तुम बात कर रही हो। अब साबिया जो है काफी डर जाती है और सिसकने लगती है, आंखों से उसके आंसू आने लगते हैं और सिसकते हुए अपने अब्बू से जो है राजू के बारे में बताती है। और उसके बाद में जो शराफत खां होते हैं ये साबिया को डांटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद उस छिछोरे से, लुच्चे से बातचीत मत करना। मैंने कभी भी आज के बाद अगर सुन लिया कि राजू के साथ तुम बातचीत कर रही हो, की हो या कभी मिली हो, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इस प्रकार की चेतावनी देके
जो शराफत खां होते हैं ये साबिया के कमरे से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद में साबिया अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और सिसक सिसक कर जो है रोने लगती है। अब दूसरे दिन साबिया जब कॉलेज जाती है, वहां राजू से मुलाकात होती है तो अपनी सारी बात उससे बताती है और उसके बाद में जो है सिसक सिसक के राजू के सामने रोने लगती है और रोते रोते राजू से कहती है कि राजू, लगता है कि हम दोनों का जो प्रेम है वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो मेरे पास मोबाइल थी वो मोबाइल अब्बू ने छीन लिया, हमारी आपकी अब बात नहीं हो पाएगी। तो जो राजू होता है वो साबिया से कहता है कि साबिया, निराश मत हो, परेशान मत हो, हम दोनों का जो प्यार है वो बिल्कुल अमर है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा मोबाइल छीन लिए हैं, कोई बात नहीं है, मैं दूसरी मोबाइल तुम्हें खरीद के दे दूंगा और फिर हम दोनों फोन पर बातचीत करने लगेंगे। लेकिन जो साबिया होती है राजू से कहती है, नहीं राजू, अब मैं ना तुमसे मिल पाऊंगी और ना ही बात कर पाऊंगी, अब मुझे तुम भूल जाओ। ये बोलकर साबिया वहां से घर की ओर आगे बढ़ जाती है। अब जो राजू होता है ये साबिया को आवाज देता है, कई बार आवाज देता है, लेकिन साबिया राजू की ओर पलटकर देखती भी नहीं है, वो सीधा अपनी घर की ओर चली जाती है। राजू इससे बहुत दुखी होता है, निराश होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और उसके बाद में राजू साबिया को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन साबिया मानने को बिल्कुल ही नहीं तैयार होती है। अब उसके पास फोन भी नहीं था तो फोन पे बात भी नहीं हो पाती है। इधर जो राजू होता है साबिया के बिना उसकी जिंदगी ऐसा लगती है अधूरी हो चुकी है और साबिया के बिना वो अब जी नहीं पाएगा, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। वो साबिया के लिए तड़पने लगता है और इसी प्रकार से करीब करीब 15 दिन बीत जाते हैं। साबिया से बातचीत नहीं हो पाती है। साबिया कॉलेज आती है, राजू उसका इंतजार करता है और राजू के सामने से ही वो निकल जाती है, लेकिन राजू को पलट कर देखती भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करना पसंद करती है। एक दिन की बात है, राजू साबिया के कॉलेज के पास में ही खड़ा था और साबिया के कॉलेज से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में कॉलेज छूटता है, सभी लड़कियां बाहर निकलती हैं, साबिया भी उनके बीच में निकलती है, लेकिन आज राजू जब साबिया को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस साबिया का वो इंतजार कर रहा था कि साबिया आज नहीं कल मुझसे फिर बात करेगी क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, वो भी मुझसे प्यार करती है, उस दिन वो देखता है कि साबिया के हाथ में फोन है और साबिया किसी से हंस हंस के बात कर रही है। ये देखने के बाद जो राजू होता है उसे जोर का झटका लगता है और वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि साबिया को कोई दूसरा लड़का मिल गया हो और साबिया उससे प्यार करने लगी हो और इसीलिए वो मुझसे जो है नहीं बात करना चाहती है, मुझसे नहीं मिलना चाहती है, मुझसे अब आगे प्यार नहीं करना चाहती है क्योंकि उसको नया लड़का मिल गया, नया प्यार मिल गया। ये उसके अंदर ख्यालात आ जाते हैं और उसके बाद में वो साबिया से फिर से मिलने का जो है प्रयास करने लगता है, बातचीत करने का प्रयास करने लगता है। एक दिन जाके वो साबिया के सामने खड़ा हो जाता है रास्ते में और साबिया से पूछता है कि साबिया, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहती हो, क्या बात है? लेकिन साबिया कोई जवाब नहीं देती है, वो मुंडी नीचे करके चुपचाप अपनी घर की ओर चली जाती है और इधर जो राजू होता है ये बेचैन होता रहता है। अब वो ये साबिया से मिलने का प्रयास कर रहा था, बात करने का प्रयास कर रहा था और साबिया से मिला भी, लेकिन साबिया बात करने को तैयार नहीं हुई। तो अब जो राजू था ये जानना चाहता था कि साबिया किस लड़के से बात कर रही है, फोन पर किस लड़के से बातचीत करती है, कौन है इसका नया प्रेमी, ये पता करने का प्रयास करता है और काफी प्रयास करता है। उसके बावजूद राजू को जो है पता नहीं चल पाता है कि साबिया किस लड़के से बात करती है। अब राजू साबिया का नया नंबर तलाशने में लग जाता है, जिस नंबर से उस दिन राजू ने साबिया को किसी लड़के से बातचीत करते उसने देखा था। वो हंस हंस के किसी से बातचीत कर रही थी। वो जो नया नंबर होता है वो नए नंबर की तलाश में राजू लग जाता है और जब पता करने लगता है तो जैसे बताया कि राजू की बहन साबिया की भाभी थी, तो अपने बहन के माध्यम से राजू पता कर लेता है कि साबिया के पास कौन सा नया नंबर है। अब जब राजू को साबिया का नया नंबर मिल जाता है उसके बाद एक दिन की बात है, यानी 9 जून 2018, ये कहानी 2018 की है। 9 जून 2018 को रात के समय जो राजू होता है वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, अपने घर से निकलता है और सीधा साबिया के गांव के पास, यानी जो गांव था सरकारगढ़, इसी गांव के बाहर रात के समय जब गांव में सब लोग सोए रहते हैं, सन्नाटा पसरा रहता है, उसी समय राजू जाके गांव के बाहर
एक जगह पे खड़ा होता है और उसके बाद में साबिया के नंबर पर फोन करता है। एक बार पूरी बेल बज जाती है, 2 बार पूरी रिंग बज जाती है, साबिया नहीं उठाती है। तीसरी बार जब रिंग बजती है तो साबिया फोन जो है रिसीव करती है और सामने से राजू की आवाज सुनकर जो है वो सन्न रह जाती है। उसके बाद में साबिया राजू से पूछती है, क्या बात है राजू, इतनी रात को क्यों फोन किए हो मुझे? तो जो राजू होता है ये साबिया से कहता है, साबिया तुम भले मुझसे प्यार नहीं करती हो या नहीं करना चाहती हो, नहीं मिलना चाहती हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, आज आखिरी बार मुझसे तुम मिल लो। तो साबिया पहले मना करती है, लेकिन बार बार जब राजू उसे रिक्वेस्ट करता है तो साबिया तैयार हो जाती है मिलने के लिए। और फिर राजू कहता है कि मैं तुम्हारे गांव के बाहर एक जगह बताता है कि वहां आके खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यहीं आके मिल लो मुझसे। और उसके बाद में साबिया कहती है, ठीक है रुको मैं आ रही हूँ। और उसके बाद फोन कट जाता है। साबिया अपने बिस्तर से उठती है, कमरे का दरवाजा खोलती है, बाहर निकल कर देखती है तो पूरे घर में सभी लोग सोए रहते हैं। और उसके बाद में वो घर का मुख्य जो दरवाजा होता है खोलकर दबे पांव घर से बाहर निकल जाती है और जाके उस जगह राजू से मिलती है जहां पर राजू ने बुलाया था। वहां जाके राजू से मिलती है और पूछती है, क्या बात है राजू, क्यों तुम यहाँ आए हो, क्यों मुझसे मिलना चाहते हो जब मैं तुमसे बार बार मना करती हूँ, नहीं मिलना चाहती हूँ? तो राजू जो है, जो साबिया होती है उसे मनाने का प्रयास करता है और कहता है कि साबिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो साबिया कहती है कि नहीं जी पाओगे तो मर जाओ, मैं क्या करूं? जब ये बात वो बोलती है तो राजू पूछता है कि साबिया सही सही बता दो कि उस दिन तुम किस लड़के से फोन पर हंस हंस के बात कर रही थी? तो जो साबिया होती है कहती है, राजू तुम पागल हो गए हो, मैं किसी लड़के से बातचीत नहीं करती हूँ और ना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये सीधा साबिया ऐसा बोलती है। उसके बाद में जो राजू होता है वो तैस में आ जाता है और गुस्से से झल्ला जाता है, क्योंकि साबिया को जो है कई दिनों से, कई हफ्तों से काफी मनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। और उस दिन रात को भी जब काफी मनाने का प्रयास किया और साबिया नहीं मानी, बल्कि उसके जो शब्द थे, जुबान थी, वो काफी कड़वी हो चुकी थी राजू के लिए, तो वो गुस्से में आ जाता है और साथ में वो चाकू लेके आया था और फिर वो चाकू अपने पास से निकालता है और उसी चाकू से साबिया के ऊपर एक के बाद एक करीब दर्जनों वार करते हैं और आखिरी में साबिया का गला रेत देता है और साबिया लहूलुहान होकर वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब साबिया की जब मौत हो जाती है तो जो राजू होता है ये वहां से फरार हो जाता है। अब रात का समय था, सुबह होता है। सुबह जो साबिया के परिवार के लोग होते हैं सो के उठते हैं तो देखते हैं कि साबिया अपने कमरे में नहीं है। अब जो परिवार के लोग होते हैं वो तलाशना शुरू करते हैं, काफी तलाशते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे बताते हैं, वो लोग भी तलाशने का प्रयास करते हैं और सभी से पूछते हैं। तो जो पड़ोसी होते हैं यही बोलते हैं कि भाई साबिया कहाँ है, कहाँ गई, हम लोगों ने नहीं देखा। अब परिवार के लोग परेशान, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी परेशान, क्या कि लड़की घर में नहीं है और किसी ने देखा भी नहीं, तो वो गई तो गई कहाँ और है कहाँ? सब परेशान थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच गांव का ही एक व्यक्ति जो है यहाँ शराफत खां के पास में आता है। यहाँ देखता है कि शराफत खां के दरवाजे पे कई लोग, वहाँ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो व्यक्ति जो है बोलता है कि खां साहब, तुम्हारी बेटी जो साबिया है वो मर चुकी है। वो फला जगह पर, यानी गांव के बाहर एक जगह बताते हैं जहां पे रात में साबिया मिली थी राजू के साथ, वही जगह बताता है तुम्हारी बेटी साबिया मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ये बात शराफत खां, उनके परिवार के लोग सुनते हैं, तुरंत घर में चीख पुकार मच जाती है, सब रोने लगते हैं। और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, सब भागकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो साबिया लहूलुहान होती है और मृत अवस्था में वहां पड़ी हुई होती है। अब जो परिवार के लोग होते हैं तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना पाकर जो स्थानीय थाना होता है हैदराबाद थाने के पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले साबिया की डेड बॉडी अपनी कस्टडी में लेते हैं, मौके पर मुआयना करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं और साबिया के परिजन होते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। तो जो गांव वाले होते हैं और साबिया के पिताजी शराफत खां ये पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी को उसके प्रेमी ने
राजू ने ही मारा है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी बेटी के पीछे काफी दिनों से जो है वो पड़ा हुआ था, जबकि मेरी बेटी उससे नहीं मिलना चाहती थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। जो गांव के लोग होते हैं यह भी पुलिस को बताते हैं कि हाँ साहब, जो साबिया थी और राजू, इन दोनों को जो है हम लोगों ने भी कई बार एक दूसरे के साथ में देखा है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। ये जानकारी जब पुलिस को हो जाती है, उसके बाद में पुलिस वहां घटना स्थल पर जो कागजी कार्रवाई होती है, गांव वालों के सामने जो पंचनामा वगैरह होता है लिखने के बाद में साबिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद जो साबिया के पिताजी होते हैं शराफत खां, इनकी तहरीर पर हैदराबाद थाने की पुलिस साबिया के कत्ल का जो है FIR लिखती है धारा 302 के तहत। और उसके बाद में जो शराफत खां राजू पे संदेह जताए थे, पुलिस राजू की तलाश में जुट जाती है। अब काफी प्रयासों के बाद 11 जून 2018 को सुबह 5 बजे राजू लखीमपुर खीरी के एक इलाके में पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। और उसके बाद में पुलिस उसे हैदराबाद थाने लाती है और यहाँ पे जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।